साल नहीं मिलती कि एक नकली प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, मतलब एक डुप्लीकेट प्राइम मिनिस्टर है, उसको सड़कों पे ले जाके व्लॉगर्स जो हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे मतलब आप उस मुल्क के वज़ीर आज़म की ये हैसियत के यार उसके डुप्लीकेट का मजाक। मुझे वाकई लगता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, काश कोई विराट मेरे साथ भी होता जिससे अपने काम से जुनून की हद तक प्यार होता। सो आज की हमारी वीडियो है शहबाज शरीफ लेट ऑडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रिकॉर्डिंग लीक्ड पाकिस्तान शहबाज शरीफ सीक्रेट डील विद इंडिया से स्टार्ट करते हैं। सितंबर 23 को इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई एक सीक्रेट डील की रिकॉर्डिंग पाकिस्तानी पीएमओ से लीक हो गई। आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना? ऐसा ही है सर। हाँ जी। तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी पे। इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ पीएमओ के 100 घंटे की रिकॉर्डिंग आज ऑन सेल है। यस, सिर्फ $340,000 में हैकर ने ये सारी सीक्रेट ऑडियोज बेचने का ऑफर ऑलरेडी दे दिया है। बट ये कौन सी सीक्रेट डील है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिसका आधा कंसाइनमेंट ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुका है और अब तक किसी को भी कानो कान इसकी खबर नहीं पड़ी है? वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव एंड बी रेडी टू गेट शॉक्ड फर्दर, क्योंकि ये सीक्रेट डील की रिकॉर्डिंग्स एक महीने से मतलब अगस्त 2022 से डार्क वेब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इंडिया से सीक्रेटली पावर प्लांट मशीनरी मंगवाई थी। बट अब सवाल इसमें यह आता है कि यार ये काम तो आप ओपनली भी कर सकते हो, तो इसे सीक्रेटली क्यों किया जा रहा है? और इन लीक्ड ऑडियोज में एग्जैक्टली ऐसा क्या था और कैसे इस लीक ने शरीफ फैमिली का पर्सनली मोटिवेटेड पॉलिटिकल ड्रामा पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया? बट फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली ड्रामा। तो सबसे पहले है नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के एक्स और एग्जाइल्ड पीएम है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी है और रूलिंग पार्टी PMLN की वाइस प्रेसिडेंट भी। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शहबाज शरीफ, नवाज के छोटे भाई और पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर। और फाइनली ड्रामा में सपोर्टिंग रोल प्ले करने वाले एंड ऑल्सो आवर लास्ट कैरेक्टर राहिल मुनीर, पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट और मरियम नवाज के दामाद। अब जब भी आपने सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया है, तो लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड कि इन ऑडियो लीक्स में एग्जैक्टली ऐसा क्या था और क्यों इस डील को सीक्रेटली इंडिया के साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा था। सो सबसे पहली ऑडियो जो लीक हुई, उसमें जैसे आपने सुना, पीएम शहबाज शरीफ किसी आदमी से बोल रहे थे, आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना? ऐसा ही है। इसके बाद उस आदमी ने पीएम को वार्न भी किया कि वो इस डील से प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं बाय सेइंग, सर इशू ये है कि इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिक्स से ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। वेल, उस आदमी के वार्निंग से ये तो समझ आ रहा है कि वो इस डील को हर हालत में सीक्रेट रखना चाहते थे एंड एविडेंटली दाल में कुछ तो काला था। अब सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान, जिसने इंडिया में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद, दैट इज अगस्त 2019 के बाद, इंडिया के साथ ट्रेड करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था विद जस्ट एन एक्सेप्शन ऑफ मेनली 3 इंडस्ट्रीज, वो आखिर क्यों इंडिया अपने सो कॉल्ड दुश्मन देश के साथ सीक्रेटली डील कर रहा है? वेल, अब क्योंकि ये डील सीक्रेट थी, इसी वजह से पब्लिक डोमेन में इसकी कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है। पर अगर हम बाकी के लीक्ड ऑडियोज की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करें, तो कहानी में असली रोल था मरियम नवाज का, जो कि बैक स्टेज से ही पीएमओ पर जोर डाल रही थी टू सीक्रेटली इंपोर्ट पावर प्लांट मशीनरी फ्रॉम इंडिया फॉर हर सन इन लॉ राहिल मुनीर। बस इसीलिए क्योंकि इंडिया से मशीनरी सस्ती पड़ती है और उनके दामाद को फायदा होगा। वेल, अब इस ऑडियो लीक इंसिडेंट से एक बात तो क्लियर है, उन्होंने अपने देश की आईटी सिक्योरिटी बड़ी ही पुअर तरीके से बिल्ड की है। पर अगर हम बात करें इंडिया के ओवरऑल आईटी सेक्टर की, तो अकॉर्डिंग टू नासकॉम इंडस्ट्री, इंडियन आईटी सेक्टर का रेवेन्यू $350 बिलियन को टच कर रहा है बाय द ईयर 2026। Isn't it crazy? इस सुपर ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट आप भी बन सकते हो कोडिंग इन्वेडर्स के साथ विदाउट एनी प्रायर नॉलेज एज वेल। ऑल यू नीड is skills and willingness to learn. Coding Invaders इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है टू स्विच फ्रॉम नॉन आईटी प्रोफेशन टू आईटी प्रोफेशन फॉर हाई पेइंग जॉब्स। और ये सब कुछ सिर्फ 6 से 8 महीनों के अंदर ही यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो भी चिंता मत करो कि यहाँ पर आपको ट्रेन करने के लिए प्रोफेशनल्स मौजूद है फ्रॉम कंपनीज लाइक Amazon, Philips, Deloitte एटसेट्रा, जो मेक श्योर करेंगे कि आपका भी एक हाई पेइंग आईटी करियर सिक्योर हो सके। इनफैक्ट कोडिंग इन्वेडर्स पर आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी
गारंटी भी मिलती है, और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। एनरोल करने पर जॉब गारंटीड मिलेगा, दैट ऑल्सो कम्स विद मनी बैक गारंटी एग्रीमेंट इन राइटिंग। इन्होंने 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 10 से 25 LPA के पैकेजेस वाली जॉब दिलाई है, वो भी लगभग 6.5 महीनों के अंदर विद द हेल्प ऑफ देयर 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स। सो यूज द कूपन टू रिसीव a 20% fee discount on the batch with job guarantee by clicking the link on the description. And now let's jump back to the topic. And all this ignoring the fact कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड तो बैंड है। ये ट्रेड तो इवन ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, फ्लड्स और कोविड के टाइम पे भी बैंड था, और जस्ट इस रिकॉर्डिंग की वजह से शरीफ खानदान का नॉट सो शरीफ साइड दुनिया के सामने आ गया। एंड इवन दो पॉलिटिकल फैमिलीज के ऐसे केसेस में फंसना कोई अनोखी बात नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो इस तरह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बिट्रियल अफोर्ड भी कर सकता है, एंड दैट टू बाय देयर ओन पीएम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक केओस से। वेल, अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू देखें तो फिलहाल इट स्टैंड्स एट 221 पाकिस्तान रुपीस पर डॉलर। इनफैक्ट पिछले 4 महीनों का एवरेज अराउंड 230 पाकिस्तानी रुपीस पर डॉलर ही रहा है। और अगर इंडियन रुपीस से पाकिस्तानी रुपीस को कंपेयर करें तो 1 इंडियन रुपीस इज इक्वल टू 2.67 पाकिस्तानी रुपीस। अब करेंसी के वैल्यू में डिक्लाइन की वजह से पाकिस्तान का टोटल डेट यानी कर्जा भी बहुत बढ़ गया है। According to State Bank of Pakistan, it stands at 59.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है। और तो और IMF के रिपोर्ट के हिसाब से इस डेट का 30% तो पाकिस्तान अकेला ही चाइना को ओ करता है। अब इतना ही कम नहीं था कि जून में आ गई बाढ़ और पाकिस्तान की सिचुएशन बद से बदतर हो गई। टोटल कॉस्ट ऑफ डैमेज $30 बिलियन तक पहुंच गया, जिसकी वजह से आलू जो फ्लड से पहले 53 पाकिस्तानी रुपीस पर किलो में मिल रहे थे, वो 182 पाकिस्तानी रुपी पर किलो पे पहुंच गए। ऑनियंस का रेट 67 से 275 पाकिस्तानी रुपीस पर किलो हो गया। बेसिकली प्राइसेस 300 से 500% बढ़ गए। और फिर इस वर्सनिंग सिचुएशन को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने IMF से $1.1 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी लिया। बट डिस्पाइट दैट आज पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व्स, मतलब उनकी फॉरेन सेविंग्स, हार्डली 1 महीने के लिए कंट्री को सस्टेन करा सकती है। अब अगर ऐसे सिचुएशन में भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया के साथ ट्रेड को रीओपन करा देती है तो आम जनता को डायरेक्ट रिलीफ मिल सकता था, इन द फॉर्म ऑफ लेस कॉस्टली products, but नहीं, they chose politics over prosperity even this time. And mind you, ये कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल chaos वहां की इकोनॉमिक chaos जितना ही सीरियस है। And well, from here begins another interesting part. सो हमारे कैरेक्टर नंबर 1 नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, बट अपने लास्ट टेन्योर के दौरान ही वाज इम्पीच्ड एंड सेंट टू एग्जाइल, ऑल बिकॉज ऑफ करप्शन। फिर पाकिस्तान में एक मेजर पॉलिटिकल चेंज लेकर आए क्रिकेटर इमरान खान, बट टेन्योर पूरा होने से पहले ही गॉट क्लीन बोल्ड, और ये हुआ सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर। पर इंटरेस्टिंगली इमरान खान ने जाने से पहले खुद एक लाइव टेलीकास्ट में क्लेम किया था कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने के लिए उनके खिलाफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई है, कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। एनी क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान पर बाकी कंट्रीज का इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए? एंड फाइनली इमरान खान के बाद आए करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, यंगर सिबलिंग ऑफ द फेमस एंड करप्ट नवाज शरीफ, और टेन्योर में आते ही 5 महीने के अंदर उनकी ये सीक्रेट ऑडियोस लीक हो गई, प्रूविंग कि वो शायद सिर्फ अपना प्रॉफिट करवाने के लिए ऑफिस में बैठे हुए हैं, ना कि देश की सेवा करने के लिए, एंड टू बी अ ट्रू पेट्रियट। बट देखा जाए तो शहबाज तो सिर्फ फेस है, दिमाग असल में मरियम का है। लिसन टू दिस ऑडियो। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके। इस ऑडियो में मरियम अपने चाचा मतलब पीएम शरीफ से कहती हैं, अंकल ये इनएविटेबल है, हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होगी किसी और तरीके से बिल्ड करके। कहने का मतलब यह है कि जनता को अननेसेसरी इश्यूज में उलझाओ और प्राइसेस बढ़ाओ। सिंपल फंडा ऑफ अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से तो गवर्नमेंट को आज भी नवाज शरीफ ही चला रहे थ्रू मरियम, एंड हु नोज। बट इन ऑडियो लीक्स की सीरीज में एक अनएक्सपेक्टेड ऑडियो भी रिलीज हुआ व्हिच वाज ऑफ एक्स पीएम इमरान खान, जिसमें वो उसी फॉरेन इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हुए ये बोल रहे थे कि हमें किसी कंट्री का नाम नहीं लेना है, वी जस्ट हैव टू प्ले दिस। सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। इस लीक के बाद जनता को ये यकीन हो गया कि इमरान वाज राइट,
इनफैक्ट इमरान ने खुद कहा, मैं तो कहता हूं पूरा साइफर यानी वो डॉक्यूमेंट ही लीक हो जाए और सबको सच पता चल जाए। बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूं वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे चलते खान साहब, उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। वेल साइफर तो फिलहाल लीक नहीं हुआ, पर कई और ऑडियोस लीक जरूर हुए जिसमें पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स के कॉन्वर्सेशंस थे, व्हिच कंपेल्स अस टू थिंक कि कितना बड़ा सिक्योरिटी डिजास्टर साबित हो सकता है। पीएमओ कंट्री का सबसे बड़ा ऑफिस होता है जहां देश की सिक्योरिटी से लेकर देश की हर पॉलिसी सब डिस्कस होती है। एंड हु नोज कि हैकर के पास और क्या क्या है, व्हिच इज व्हाई खुद पीएम शरीफ ने ये तक बोल दिया कि अब कौन आएगा पाकिस्तान की पीएम से मिलने, लोग 100 बार सोचेंगे बात करने से पहले। कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर हाउस में मिलने, वो लोग 100 बार सोचेंगे। और तो और एक्स पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी स्टेट सीक्रेट्स अब दुश्मनों तक पहुंच गए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और फिर इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ सिक्योरिटी ब्रीच? एंड वेल टोटली एग्रीड, एकदम सही सवाल पूछा, हु इज बिहाइंड दीज लीक्स? इज इट द आर्मी, कोई फॉरेन स्पाई, ऑपोजिशन और समबडी एल्स? नाउ ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत सारी थियरीज बन चुकी है, बट वील जस्ट स्टेट अ फ्यू। सो इनिशियली तो इसे बस एक साइबर अटैक बोला गया था, पर खान साहब के हिसाब से खुद पीएम शरीफ और उनकी पार्टी ने ये लीक किया है और अब उन्होंने एक नया गेम स्टार्ट कर दिया है ऑफ फेक एंड फैब्रिकेटेड ऑडियोज। और वहीं दूसरे तरफ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि सम पीपल थिंक इसके पीछे आर्मी का हाथ है। मीनवाइल एक्स इंटीरियर मिनिस्टर ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि कोई अंदर का बंदा जरूर है, लेकिन अंदर कोई बंदा जरूर है। और वहीं दूसरी तरफ डार्क वेब पर कोई ये क्लेम कर रहा है कि वो सारा का सारा डेटा रिलीज कर देगा, just hoping that the release will bring betterment to Pakistan. So culprit को ढूंढने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है अंडर करंट इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्ला। इस कमेटी की क्या फाइंडिंग्स थी ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। वेल you'll be surprised to know कि लोगों को सिक्योरिटी ब्रीच से ज्यादा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी से। एंड टू बी ऑनेस्ट लोग सही भी बोल रहे हैं, उनको दिख रहा है कैसे उनकी सरकार इंडिया को दुश्मन देश बताकर लोगों को बेवकूफ बनाती है और ट्रेड बंद करवा देती है, और जब बात खुद की हो तो सारी दुश्मनी भूल जाती है पैसों के लिए, खानदानी कारोबार चलाने के लिए। इनफैक्ट एक जनाब ने तो इनडायरेक्टली ये तक कह दिया था कि पाकिस्तानी आर्मी को देखना चाहिए कि वो कैसे कैसे लोगों को हमारा पीएम बना देते हैं जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। खास तौर पे हमारे जो अशराफिया से ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको चीजें सोचनी चाहिए कि आप लोगों ने किन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए यहाँ बैठे हुए। वेल क्लियरली जनता को ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द फाइंडिंग्स ऑफ द कमिटी, सो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्ला ने फॉरेन स्पाई के इन्वॉल्वमेंट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया और कहा कि छोटे छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को पीएम ऑफिस में रेगुलरली लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका खुद का स्टाफ मेंबर था जो ये काम पैसों के लिए किया कर रहा था। बट यहां पर सबसे सस्पिशियस बात यह है कि मिनिस्टर ने इन फाइंडिंग्स को पब्लिकली डिस्क्लोज या इवन कोर्ट के सामने डिस्क्लोज करने से साफ मना कर दिया है, सेइंग कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर करने में, बट फाइनल डिसीजन पीएम शरीफ का होगा। वेल हाउ राइट और रॉन्ग इज दैट? डोंट यू थिंक पाकिस्तानी जनता को जानने का पूरा हक है कि उनकी कंट्री के साथ इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच आखिर किसने किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया से पाकिस्तान के साथ आखिर ये डील किसने की? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, किसने किया होगा? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। तो अभी उन्होंने रिसेंटली मिनिस्ट्री संभाली है तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, इन्होंने कहा इंटीरियर मिनिस्टर है, तो मैंने कहा ये क्या होता है, तो इन्होंने कहा चोरों को, पुलिस को, इन सब चीज़ों को, इन तमाम फोर्सेस को देखते हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है कि ये खुद क्या है, ये खुद चोर है। नहीं मैं ये आपको ये कहना चाह रहा था कि ये यही देखते हैं कि करप्शन कैसे हो सकती है, चीटिंग कैसे हो सकती है, बेईमानियाँ कैसे हो सकती हैं, पैसा कैसे बनाया जा सकता है, ये इनकी ड्यूटी है। मैं कह रहा हूँ हम कौन लोग हैं मुझे नहीं मुझे यकीन करें, इन लोगों को देखकर मैं, हाँ आप अपनी बात बोलिएगा लेकिन मैं बोल दूँ, इन लोगों को देखकर पता है मुझे खान सर का वो वर्ड याद आता रहता है, हर वक्त मेरे कानों में आजकल गूंज रहा है। हम कौन लोग हैं, हम कैसे इनको, मतलब इनको मुसल्लत कर दिया गया तो हम कैसे बर्दाश्त कर ले। मुझे कभी भी वो जुमला नहीं भूलेगा जब एक शख्स, न्यूज़ एंकर एक आम शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहा है, आग इनको लगी हुई है कि आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो,
मिनिस्टर एक एंकर को जलील कर रहा है कि आप उस शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। आपको पता है अगर ये इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो आपके साथ क्या हो सकता है? तो वो गलत लगा रहा होगा, मे बी गलत लगा रहा है या सही लगा रहा है। एक मिनिस्टर को पढ़िए कि उस टॉपिक पे बात करें, इसका मतलब उसका भी कुछ खांचा है। वो अगर गलत लगा रहा है उसे सज़ा मिलेगी, सही लगा रहा है उसे सज़ा मिलेगी। इल्ज़ाम लगा रहा है ना, तो एक एंकर इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो भुगतेगा खुद ही। मिनिस्टर का इससे क्या लेना देना? मिनिस्टर को बुरा लग रहा है कि क्यों लगा रहे हो, इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो, मतलब वो कह रहा है नहीं लगाओ। गुस्से में आ रहा है, गुस्से में आ रहा है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, सोच समझ के लगाओ। आपको पता है इसके आपकी कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ 3-5 है। इससे ज़्यादा और क्या सबूत मिलेगा? अच्छा, ये लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं। मेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करें। मुझे उलझा दिया इस वीडियो ने, और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सारी बातें जो भी हैं वो फैक्ट्स पर मबनी है, ऐसे ही है। हमें पूरे जो भी मामला हैं, मशीनरी आ रही है, प्लांट्स के लिए मशीनरी मंगवाई है, इनको चाहिए थी, इनको ज़रूरत थी, मरियम का इनके ऊपर प्रेशर था, तो शहबाज शरीफ ने जी इंडिया से मशीनरी मंगवा दी और उन्हें दे दी थी। उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इनके पैसे बच रहे थे, इनको कम पैसों में मिल रही थी, कम पैसों के एवज मिल रही थी। मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जो आपके लिए सही है वो आवाम के लिए क्यों गलत है? अब वो दुश्मन नहीं है, अब आर्टिकल 370 उन्होंने रिमूव नहीं किया, अब उन्होंने लगा लिया है। अब कश्मीर का मसला नहीं है, अब टेररिज्म का मसला नहीं है, अब बाकी चीज़ें, बाकी मामलात, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इस्लाम नहीं है, अब मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, अब पाकिस्तानी नहीं है, अब पाकिस्तान नहीं है। अब ऐसा क्या चेंज हो गया जो आपके लिए, आप चाहो, आपके मफादात के लिए, आपके लिए अच्छा है तो आप वो काम करोगे? आवाम को क्यों पीस रहे हो? आवाम के लिए भी तो करो ना। आप ट्रेड खोल दो, आप भी मंगवाओ, आपको जो मंगवाना है, हमें भी फ़ायदा हो। ये चीज़ अब क्लियर हो गई है, आवाम बहुत सी चीज़ें समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इंडिया के नाम पर ये तो हर सियासतदान ने किया है हमेशा। कश्मीर इंडिया, कश्मीर इंडिया, कश्मीर इंडिया, कान पक गए मेरे। ठीक है ना। ये वो इशू है जिसकी वजह से इनको वोट बैंक मिलता है। इसी वजह से इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। इसी वजह से आपको पता है ये ऑडियो लीक वाला सिलसिला एक चल पड़ा है। ये बाकायदा एक हर कभी उसकी ऑडियो आ रही है, कभी उसकी आ रही है। बाकायदा मतलब है कि इन सब की ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके ज़रिए से ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने ये मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी फ़लानी ऑडियो हमारे पास है, फ़लानी तुम्हारी ऑडियो हमारे पास है। अब तो बाकायदा 3-4 लाख रुपए में ऑडियो बिक भी रही है कि मैं आपको ऑडियो देने को तैयार हूँ। कोई शख्स डार्क वेब पे, तो वहाँ पे ये डील्स हुई होगी, कुछ लेन देन हुआ होगा, इसकी मज़ीद डिटेल होगी। लेकिन इस मशीनरी के हवाले से शहबाज शरीफ का कहना ये था कि वो क्या बंदा कह रहा था ना जब इसे कि आप जो है ये मशीन मंगवा रहे हैं गले पड़ जाएगी आप, तो आगे से ये कह रहे नहीं मैं देख लूँगा। शहबाज शरीफ ने ये कहा था नहीं मैं देख लूँगा कि वो मरियम के दामाद थे, उनको कोई मशीनरी चाहिए थी। और वैसे भी मतलब है कि मतलब कोई भी नहीं चीज़ मंगवानी हो, ये तो बड़ी चीज़ थी, तो एक ऑडियो थी तो लीक हो गई, वरना ये अपने लिए क्या कुछ मंगवा सकते हैं, सब कुछ मंगवा सकते हैं। ये बिजनेसमैन लोग हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये बिजनेसमैन लोग हैं। इनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, इनकी लोहे के हिसाब से, स्टील के हिसाब से, इनकी शुगर के हिसाब से बहुत बड़े बड़े हिसाब किताब हैं। और ये ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे जो लोग हैं एम्प्लॉइज़, इंजीनियर थे या काम करने वाले थे, तो काफ़ी लोग इनकी शुगर मिलों से निकले भी थे जो इंडियंस नेशनलिटी रखते थे। अच्छा, मरियम जब इनसे पूछा जाता है इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से, इनके बिजनेस के हवाले से, इनकी मिल्स के हवाले से, आप यकीन करें मरियम ने तो साफ़ सुथरी बात कर दी। उन्होंने ये कहा मेरी पाकिस्तान में तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई मिल नहीं है। तो फिर ये सारे मामला कैसे चल रहे हैं? ये कैसे हो रहा है? या तो सफ़ेद झूठ बोलते हैं, बिल्कुल मुंह पर मुकर जाते हैं नडर होकर, और उनको ऐसा लगता है शायद इनके ऊपर कोई रोकथाम करने वाला है ही नहीं। कौन है जिनसे ये डरेंगे? आप मुझे बताएं, इनके ऊपर कौन बैठा है? अभी कुछ ही दिन पहले इमरान खान के हवाले से खबर आई जो हमला हुआ। अच्छा, जो लोग मुल्क में बैठे हुए हैं उनके बारे में सबको पता है, चोर हैं। इमरान खान ने तो एक वीडियो में ये तक कह दिया अभी जो हमले के बाद कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो कह रहा है मुझे 1971 याद आ रहा है। मैं बोला बांग्लादेश में ही था, या इमरान खान कह रहा था शायद मैं बांग्लादेश में था, पता नहीं कहीं था, क्रिकेट ही खेल रहा था 1971 में। 18 साल का था मैं। तो कितने साल के होंगे उस वक्त? शायद 18 साल के होंगे। हाँ, यंग होंगे उस वक्त। तो कह रहे थे कि उस वक्त ये वाक़या हुआ था। तो बांग्लादेश की जो हुकूमत थी, बांग्लादेश से पार्टी जीती थी, वो बांग्लादेशी था, मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो यहाँ से उसे वज़ीर आज़म नहीं बनाना था, क्योंकि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें इनको उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाना। हाँ। तो उसकी वजह से बगावत हो गई, उसकी वजह से मसले मसाइल हो गए। इमरान खान ने उस दौर को अभी के दौर के साथ जोड़ा है
कह रहा है अभी भी यही हो रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो है, पूरी आवाम जिसके साथ है वो बाहर खड़ी है, और जो लोग जिनके साथ आवाम नहीं है वो बैठे हुए हैं। कोई एक बंदा बड़ी खतरनाक सूरत हाल है ये। आप सही कह रहे हैं, कोई एक बंदा बता दे मुझे। आप यकीन करें, रक्शे में सफ़र करते हुए, बाय वॉक चलते हुए, किसी रिश्तेदार से बात करते हुए, किसी आम इंसान से बात करते हुए, दो लोगों की बात सुनते हुए, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, मार्केट में, कहीं पे भी कोई एक इंसान ये नहीं कहता कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है, हाँ इसको आना चाहिए। सबको पता है मजाक उड़ रहा है भाई। तो किसने, मुझे ये बता दे, किसने बिठा दिया, क्यों बिठा दिया, किसकी परमिशन से बिठा दिया? मैं बता तो रहा हूँ कि ऐसा शायद दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि एक नकली प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, मतलब एक डुप्लीकेट प्राइम मिनिस्टर है, उसको सड़कों पे ले जाके व्लॉगर्स जो हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे मतलब आप उस मुल्क के वज़ीर आज़म की ये हैसियत की यार उसके डुप्लीकेट का मजाक। मुझे वाकई लगता है कि पास्ट में कोई बहुत बड़ी गलती, जब हमारे साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत होता है तो हमारा ये अकीदा है कि हमने शायद पिछले दिनों अपने पास्ट में कोई बहुत बड़ा गुनाह, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कफ़ारे के तौर पे हमें ऐसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ा। यकीन करें जो करंट सिचुएशन है, जो में आप यकीन करें मजाक उड़ाते हैं लोग, इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं। मोदी जी हैं, इतनी रिस्पेक्ट है। बस ये जहन में रख लें कि हम पीछे जा रहे हैं। हम जहाँ पर हैं, एक होता है ना कि वक्त के साथ साथ कंट्री सुधरता है, कंट्री स्टेबल होता है। मैं आपको लिख के दे दूँ, हम बहुत पीछे जा रहे हैं, दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। और एक और चीज़ जो दिख रही है, अभी जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ना करे बहुत बुरी कंडीशन भी हो सकती है, एक तरह से बहुत हालात बिगड़ भी सकते हैं मुल्क के। तो ये अल्लाह करे ना हो। तो लेकिन एक मतलब एक ये वाकई सिलसिला चल रहा है आजकल ऑडियो लीक्स का, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करने का। सभी चोर हैं तो सभी के पास एक दूसरे के राज हैं, तो एक दूसरे के राज बता के अच्छा, वो ये कहते हैं कि तुम मेरी लीक करोगे तो मैं भी तुम्हारी लीक कर दूँ। तो हर किसी। अच्छा, अब तो वीडियो भी आ रही हैं बाकायदा, ऐसी वीडियोज़ हैं कि जिसके अंदर ख़वातीन को यूज़ करके उनकी वीडियोस बना ली जाती है। तो फिर वो वीडियो उनको दिखाई जाती है कि देखो तुम्हारी ये वीडियो है, अगर तुमने हमारी किसी भी शख्स की अगर आपने कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर दी, किसी भी शख्स की, हर शख्स कहीं ना कहीं गलती कर भी जाता है। तो वो वीडियो उसकी जो है, वो वीडियो जो उसकी है रिकॉर्ड की हुई है, अब वो बहुत बड़े ओहदे पे, अब वो जो हम कहेंगे वो हम कोई भी हो सकता है जिसने रिकॉर्ड करवाया, हम जो कहेंगे तुमने वो करना है, वरना ये वीडियो मार। अब वो क्या करे? और ऐसे हुई भी हैं, वीडियो लीक्स आई भी हैं। तो एक वाकई ये सिलसिला चल रहा है। और बस मैं बार बार ये कहता हूँ, दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, आके पाकिस्तान अच्छे हाथों में जाए और पाकिस्तान तरक्की करे। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।